हमारा पिछला वीडियो पॉज हो गया था, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल को रिपीट करते हैं। हमने एक रोड ली हुई है ए बी, जिसकी लेंथ है 4a। अब इसमें मैंने ये कहा कि ये 4a लेंथ, इस पर 3 फोर्स लगे हुए हैं। एक फोर्स हमने लिया हुआ है 2F, जो कि a डिस्टेंस पर, इस एंड से a डिस्टेंस पर लिया हुआ है। दूसरा इस जो फोर्स 2F लगा हुआ है उससे a डिस्टेंस पर F फोर्स लगा हुआ है, और दूसरे एंड पर हमने एक फोर्स बता दिया 3F लगा हुआ है। आपसे पूछा जाता है फाइंड द मोमेंट अलोंग ए एक्सिस के अलोंग आपने बताना है। ए का मतलब यहां पर आपने इसको फिक्स कर दिया। अब ये देखो कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, किस डायरेक्शन में घूमेगी। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा कि यहां पर 2F फोर्स लगा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। तो मैंने क्या कहा कि 2F फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ये जो वाला फोर्स है 3F, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये वाला फोर्स नीचे है, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो जो जिस डायरेक्शन में लगा होगा, देखिए आप इस रोड को नीचे खींचोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, इसको ऊपर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऊपर करोगे तो क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या देखा, यहां पर जो 2 फोर्स हैं वो तो क्लॉकवाइज लगे हुए हैं, 2 फोर्स लगे हुए हैं, वो क्या है, क्लॉकवाइज लगे हुए हैं, और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है और जो क्लॉकवाइज है उनको नेगेटिव लेना है। अब ध्यान से देखिए आप, हमने क्या कहा, जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, मोमेंट अलोंग ए की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की लेते हैं तो यहां पर जो 3F है वो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगा हुआ है। देखिए ये रोड है भाई, यहां 3F लगा हुआ, कितना एंगल है, 37 डिग्री है। 30 डिग्री 37 जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारे पास लेंथ कितनी है, 4a। हमने क्या कहा, मैंने इसको आगे बढ़ाया और यहां इस एंड से परपेंडिकुलर डाल दिया। मेरी बात समझ गई कि नहीं? हमने इस एंड से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। जब हम यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये लेंथ क्या हो गई हमारे पास, 4a sin थीटा। थीटा कितना है हमारा, 37 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? अब हमने क्या कहा भाई, क्लॉकवाइज के लिए लेते हैं टॉर्क। भाई 3F लगा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, 3F मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, कितनी हो गई, 4a sin 37 हो गई भाई। मल्टीप्लाई, ये तो हो गया हमारे पास, टॉर्क आ गया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। उसके बाद क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेना है। कितना फोर्स लगा हुआ है, 2F, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, a माइनस, ये भी क्लॉकवाइज लगा हुआ, F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a। आंसर निकाल दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये आप कर सकते हैं, पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट, अगला देखते हैं पॉइंट। अगला देखिए, अगर हम अगला एक और न्यूमेरिकल करें तो मैंने ये कहा कि हमारे पास एक रोड है जो कि यू रखी हुई है। ये जो सरफेस है हमारा रफ सरफेस है, ये ग्राउंड है, ये हमारे पास क्या है, वॉल है, ये हमारे पास प्लेन है। मतलब इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। और मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो 4a बता देता है, यानी इसकी लेंथ को हमने क्या बता दिया, 4a, और इस एंगल को मैंने कह दिया 37 डिग्री। अब ये रफ सरफेस है, इसकी लेंथ हमारे पास है 4a, ये कह सकते हो आप, और इसको आप बता सकते हो ab रोड है। आपसे ये कहा जाता है कि यहां पर आपसे क्या क्या निकलवाया जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा
लेट वेट ऑफ रोड इज W। आपसे वेट ऑफ रोड बता दिया, लेंथ ऑफ रोड 4L, आपसे ये सब बता दी 4A, ये बता दिए जाते हैं। तो आप कैसे करोगे? आपसे ये कहा जाता है कि भाई इसके नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करिए, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये इस सरफेस पर देखा जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन को NB लिख दूं, यहां पर देखा जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन को NA लिख दिया जाए। उसके बाद यहां पर वेट है, वेट तो सेंटर पर बताओगे तो वेट को क्या लिख दिया जाए? W, आपको मालूम है सेंटर पर लगेगा। ये प्लेन सरफेस है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब ये रफ सरफेस है, ये स्लिप होगी तो फोर्स बाहर लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अगेंस्ट लगता है, जिसको हमने F से लिख दिया। आपसे कहा जाएगा रोड इज इन इक्विलिब्रियम, रोड इज इन इक्विलिब्रियम। अगर रोड इक्विलिब्रियम में है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब हम फाइंड आउट करें। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहूं ये एक्स एक्सिस में लगा हुआ फोर्स है, ये एक्स एक्सिस में फोर्स लगा हुआ है, हमने क्या कहा कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताया जाएगा? 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बताया जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे बेटा? NA राइट साइड लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है? माइनस एफ इज इक्वल टू क्या कह देंगे? 0। मतलब NA इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से, समझ नहीं आया तो बेटा ये पॉजिटिव एक्स में लगा हुआ, ये कहां लगा हुआ है? नेगेटिव एक्स में। आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो सारे फोर्स बताए थे ना यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस में देखो फोर्स, ये तो पॉजिटिव एक्स में लगा हुआ है, ये कहां लगा हुआ है? नेगेटिव एक्स में। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं तो दोनों का सम करेंगे, क्योंकि हमने फ्री बॉडी डायग्राम तो रोड का बनाया है, तो रोड पर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उनका सम करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रखी है। आप ढूंढिए यहाँ पर वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स है। वाई एक्सिस के फोर्स की बात करें तो W और क्या लगा हुआ है? NB। अगर NB को देखा जाए तो ऊपर और वेट को देखा जाए तो नीचे, मीन्स क्या कहा जाएगा? NB माइनस W इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो क्या हो जाएगा बेटा? NB इज इक्वल टू W। मतलब नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B वेट के इक्वल लग रही है। अब हमने क्या कहा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम नहीं है। तो हमें एक और मालूम है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लग रही है तो नेट मोमेंट भी क्या बताया जाता है? 0। नेट फोर्स भी क्या बताया जाता है? 0। मेरी बात समझ आ गई? नेट मोमेंट और नेट फोर्स दोनों के दोनों 0 बताए जाते हैं। तो क्या कहा हमने? भाई नेट मोमेंट की बात करेंगे तो यहां पर नेट मोमेंट के लिए हम क्या कहेंगे? भाई ये तो ओरिजिन के अलोंग रोटेट करेगा। किसके अलोंग रोटेट करेगा भाई? ओरिजिन के अलोंग रोटेट करेगा। अगर हम देखें कि ए पर फोर्स ऊपर लगा रहता तो मैं 0 बता देता। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा था। अगर ये इधर लगा हुआ है तो ये तो रोटेट कराएगा। अगर ये रोटेट कराएगा तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी बेटा? 4a sin 37। ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कंपोनेंट बना दो इसके, ये तो परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल। ये 4a cos 37, ये क्या हो जाएगा? 4a sin 37। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4a sin 37। तो 4a sin 37। क्लियर? ये पॉजिटिव टॉर्क हो गया, सॉरी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव टॉर्क हो गया। प्लस ये देखो ये वेट लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, तो ये कैसे रोटेट कराएगा? ये भी क्लॉकवाइज कराएगा। क्लॉकवाइज लगा दीजिए। क्लॉकवाइज लगाओगे तो ये भी माइनस करो भाई, W मल्टीप्लाई बाई।
अब यहां पर लग रहा है ना वेट, तो ये कितने डिस्टेंस है बेटा, ये तो देखो इसकी आधी हो गई भाई, ये टोटल कितनी थी 4a cos 37, तो ये कितनी हो जाएगी 2a cos 37 हो गई। अब तीसरा फोर्स यहां लग रहा है NB, ये कैसे रोटेट कराएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो प्लस NB मल्टीप्लाई बाई, ये कितनी डिस्टेंस से लग रहा है 4a cos 37 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपको पता है NB की वैल्यू W है, तो NB की जगह W रखिए, NA की वैल्यू निकाल दीजिए, FB आपके पास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि NA की वैल्यू आ गई तो NA इज इक्वल टू क्या है F। आपको मालूम होना चाहिए cos 37 और sin 37 की वैल्यू, एक की होती है 3/5, cos 37 होता है 4/5, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ आ गया होगा। तो आपने ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर दी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर दिया, समझ आ गया होगा भाई। तो ये हमारे पास एक मोमेंट ऑफ फोर्स का एक न्यूमेरिकल था। अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप स्नैप ले लो इसकी, उसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाह रहा हूं यहां पर, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज इन ए प्लेन। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, concurrent coplanar forces, ये है। हम यहां पर कोप्लेनर फोर्स ले रहे हैं। कोप्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में लगे हुए हैं, जैसे कि आपने कहा ये एक प्लेन है, एक फोर्स उधर, एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, कितने भी लगे हुए हैं, समझ आ गया। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ये वर्ड जहां पर भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपने तीन कंडीशन लगा देनी है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरा पॉइंट टाउ इज इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन आपने फॉलो करनी है, ये इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब है रिजोल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है रिजोल्यूशन अलोंग वाई एक्सिस, और इसका मतलब है नेट टॉर्क मोमेंट, नेट मोमेंट। समझ आ गया होगा। और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कंकरेंट, मतलब किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा एक फोर्स इधर लगा, एक यहां लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, कितने भी फोर्स लगाए जा सकते हैं, कितनी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। आपने कहा कि ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, F3 एंड F4, दीज आर द फोर्सेज। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, हम इन सभी का रिजोल्यूशन करेंगे। तो इसके बेस पर सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं भाई। मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल लिखता हूं सबसे पहले, देखिए, और फिर हम इसी के बिहाफ पर उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने ये कहा, ये हमारे पास एक फोर्स है F1, इधर हमारे पास एक फोर्स लगा हुआ है 4 न्यूटन, जो हमने आपके असाइनमेंट में दिया है। एक फोर्स हमने इधर लगाया हुआ है, और ये फोर्स यहां पर मैं जो बता रहा हूं, देखना ध्यान से, ये 60 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है। ये था हमारे पास शायद 8 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, और इधर एक लगा हुआ है F2, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाकर लग रहा है। ये कहता है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड F1 एंड F2, F1 और F2 फाइंड आउट करिए। जब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बनाएंगे। हम यहां दिखाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सबसे पहला पॉइंट है। ये दिखाने के बाद पहला पॉइंट, यहां पर हम स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखेंगे, 8 न्यूटन एंड F1 डू नॉट रिजोल्व। हम इन दोनों को रिजोल्व ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं।
ये दोनों एक दूसरे दोनों एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लगे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, 4 न्यूटन एंड F2 कैन बी रिजोल्व, क्योंकि ये इनके साथ एंगल बना रहे हैं एक्स और वाई के साथ। अब आप इनका रिजोल्यूशन करिए। आपके पास 4 न्यूटन, यहां पर एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो क्या कहोगे यहां पर 4 cos 60 डिग्री, और यहां क्या कहोगे 4 sin 60 डिग्री। दो फोर्स लगा दिए आपने रिजोल्व कर दिए। आप कहोगे 4 न्यूटन कैन बी रिजोल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, one is 4 cos 60 and another is 4 sin 60. Here F2 is also resolved into 2 components. यहाँ पर F2 को भी आप रिजोल्व कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऐसे ही दिखाओगे। अब x एक्सिस में देखा आपने ये कितना एंगल है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा F2 cos 30, ये क्या हो गया F2 sin 30, दोनों एंगल हो गए। अब हमने क्या कहा कि अब हम इनका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। हमने क्या कहा था भाई, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में देखिए एक फोर्स 8 न्यूटन, दूसरा 4 cos 60, तीसरा F2 cos 30। 8 न्यूटन प्लस 4 cos 60 माइनस F2 cos 30 इज इक्वल टू क्या कह दोगे 0। ये क्या कहना है 0, समझ आ गया। अब y एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, तो y एक्सिस में वन फोर्स इज F1, another is 4 sin 60 and third is F2 sin 30. Here F1 and 4 sin 60 is along positive y direction. X along positive y direction, they are taken positive, and F2 sin 30 negative y axis, they are taken negative. यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, F1 प्लस 4 sin 60 प्लस F2 sin 30, प्लस की जगह क्या करना है माइनस, क्योंकि ये अपोजिट लगा हुआ 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपके पास दो इक्वेशन होगी, मेरे हिसाब से सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक। अब उसके बाद यही कहता है कि अब आप सॉल्यूशन आगे करेंगे, क्योंकि आपको पता है cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 1/2, और cos 60 sin 60 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो F1 और F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और आप फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लेमीज थ्योरम। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लेमीज थ्योरम। ये काफी इजी थ्योरम है, जिसमें आप दो से ज्यादा तीन फोर्स, 3 कॉन्करेंट फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट पर कोप्लेनर प्लेन के अंदर 3 फोर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, F1, एक आपने बताया F2, तीसरा आपने बताया F3, एंड दिस ऑब्जेक्ट या दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप लेमीज थ्योरम आप अप्लाई करोगे। F1 के सामने वाला एंगल क्या लोगे अल्फा, तो क्या बताओगे अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, F1 अपॉन साइन अल्फा। मींस F1 के सामने वाला मतलब F2 और F3 के बीच में, F2 के सामने वाला एंगल बीटा जो F1 और F3 के बीच में बनेगा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन F3 के जस्ट सामने वाला एंगल गामा अपॉन साइन गामा। समझ आ गया होगा। तो ये आप लेमीज थ्योरम लगाकर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास 3 फोर्स दिए हुए हैं तो आपको रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। रिजोल्यूशन अगर 3 से ज्यादा फोर्स लग जाते हैं किसी प्लेन के अंदर तो आप रिजोल्यूशन का यूज करोगे। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिखवा देता हूं, न्यूमेरिकल करते हैं और उससे आप काफी इजी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। देखिए एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम तो इसमें भी बनाना पड़ेगा, वैसे तो साफ कर देते हैं लेमीज थ्योरम को। ये थ्योरम ही लगाएंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये कहता है कि ये हमारे पास एक बॉल है, यहां एक स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर 8 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है या वेट लटका हुआ है, आप वेट भी कह सकते हो। यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है F, इधर स्ट्रिंग पर टेंशन लगी हुई है, ठीक है। अब ये कहता है कि हम इस स्ट्रिंग की टेंशन को देखते हैं तो 0.5 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस देखी जाती है ये 0.3 मीटर है। ए बी हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ बताई जाती है आपसे ए बी इज इक्वल टू 0.5 मीटर। वन पॉइंट इज कनेक्टेड विद ए रिजिड वॉल at point A and another point is connected by a weight and a force F. The force F is applied on a string such as this string is at a perpendicular distance from the wall is 0.3 meter. The B point कितना दूर चला जाता है 0.3 मीटर। किससे चला जाता है? वर्टिकल वॉल से चला जाता है। क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, हमने भेजा हुआ है आपके पास। अब ये क्या कहता है कि फाइंड, एक तो आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है, एक आपने एफ फाइंड आउट करना है। इस डायग्राम को देखते हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं वैसे तो। मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस एंगल को क्या बता देता हूं मैं? थीटा। तो सबसे पहले तो थीटा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम। समझ आ गया? अब हमने क्या कहा, मान लीजिए यहाँ एंगल थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.3 अपॉन 0.5 मतलब 3/5 मीन्स थीटा क्या हो गया? 37 होता है। 3/5 पता होना चाहिए। या फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगा सकते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 0.4 मीटर। क्लियर? अब चलो देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि लेमिस थ्योरम लगाते हैं। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हुए? 3। इस पॉइंट पर देखा जाए, एक फोर्स F1, एक टेंशन, एक वेट 8 न्यूटन। क्या कहा? सबसे पहले F अपॉन, बेटा ये पूरा एंगल लेना, ये कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपने ये डॉट डॉट लाइन ऊपर करी है तो 180 होती है। ये थीटा माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा? 180 माइनस थीटा। हमने लिख दिया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगला क्या है? 8 न्यूटन अपॉन, अब 8 न्यूटन के सामने ये पूरा एंगल, बेटा ये तो परपेंडिकुलर हो गया 90, ये थीटा है तो ये क्या हो गया? 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास? टेंशन T अपॉन इसके सामने का ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है, साइन 90। दो को कंपेयर कर दो, पहले इन दोनों को कंपेयर कर दो, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर दो। समझ आ गया? आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको पता है साइन 91 होता है तो T इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और बेटा थीटा 37 है तो कोस 37 क्या बताया था? 4/5। मतलब क्या लिख दिया जाएगा? इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 अपॉन 5 10 न्यूटन। हो गया? इसी तरह हम क्या करेंगे? F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये क्या है? 4/5 और ये क्या है? 3/5। वैल्यू पुट करो, F भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लेमिस थ्योरम, रिजोल्यूशन और इन सब की प्रैक्टिस करनी है। आज का लेक्चर बस इतना ही है। आज के असाइनमेंट आपके पास, आज के जो नोट्स भेजे हैं वो आपके पास इतने ही भेजे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।